नमस्कार। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक, समुद्री सुरक्षा से लेकर सप्लाई चेन तक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सभ्यतागत विरासत तक, भारत की विदेश नीति का एक नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये केवल 3 देशों का दौरा नहीं, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और एक स्वतंत्र, मुक्त एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का सशक्त संदेश भी है। पहला पड़ाव इंडोनेशिया, एक ऐसा साझेदार जिसके साथ भारत को 2000 वर्षों की सांस्कृतिक विरासत जोड़ती है। और आज वही रिश्ता व्यापक रणनीतिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल सहयोग और रक्षा साझेदारी तक पहुंच चुका है। और यही वजह है कि इस खास पेशकश के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हैं। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ है निखिल। धन्यवाद जया। नमस्कार दर्शकों। और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत में रणनीतिक सहयोग से लेकर व्यापार, कनेक्टिविटी, रक्षा, ऊर्जा और तकनीक तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं योग्याकार्ता के ऐतिहासिक प्रबंधन मंदिर का दौरा भी ये बताएगा कि भारत की कूटनीति केवल रणनीति नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति से भी संचालित होती है। तो क्या ये यात्रा हिंद प्रशांत में भारत की बढ़ती भूमिका का अगला पड़ाव माना जा सकता है, अगला एक बड़ा कदम कहा जा सकता है? क्या इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार बनकर उभर रहा है? और इस पूरे दौरे का वैश्विक संदेश आखिर क्या है? आज इसी पर हमारी विशेष चर्चा होगी। हमारे साथ विशेष मेहमान भी होंगे और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाएंगे। सारी जो जानकारियां हैं वो आपसे पल पल की साझा करेंगे और जैसा कि हमने कहा कि इस दौरे के क्या मायने हैं ये भी आपको बताएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। और यात्रा से पहले जारी अपने प्रस्थान पूर्व उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। क्या कुछ उन्होंने इसमें कहा और इस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? तो डिपार्चर स्टेटमेंट है, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा पर जा रहा हूं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर मैं 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा करूंगा। 2018 में मेरी पहली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया था। संबंधों के इस उन्नयन के बाद ये मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। ये यात्रा राष्ट्रपति प्रबोवो की भारत यात्रा के बाद हो रही है, जो 26 जनवरी 2025 को हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सभ्यतागत और जन से जन संबंध हैं और मेरी ये यात्रा हमारी बहुआयामी साझेदारी के सभी पहलुओं को और गहरा करेगी। तो ये यात्रा बहुआयामी साझेदारी को और गहरा करेगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस यात्रा के दौरान मैं इंडोनेशिया में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करूंगा और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ योग्याकार्ता में प्रबंधन मंदिर परिसर का दौरा करूंगा, जो हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का एक नया उल्लेखनीय प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर मेलबर्न की यात्रा करूंगा। मेरी ये यात्रा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी और प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ अपनी चर्चाओं में मैं रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा और गतिशीलता तथा जन से जन संबंधों के क्षेत्र में अपने संबंधों को आगे बढ़ाऊंगा। मेलबर्न में मुझे भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, जो हमारी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अलावा ये यात्रा भारत और ऑस्ट्रेलिया को उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, खेल और खेल विज्ञान के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने का अवसर भी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर मैं ऑकलैंड की यात्रा करूंगा। मेरी ये यात्रा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री लक्सन की भारत यात्रा के बाद से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूत गति को सार्थक रूप से आगे बढ़ाएगी। अपनी यात्रा के दौरान मैं प्रधानमंत्री लक्सन के साथ चर्चा करूंगा कि आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक जुड़ाव को और कैसे बढ़ाया जाए।
भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में भारतीय प्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस यात्रा के दौरान मैं भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अंत में प्रधानमंत्री ने लिखा कि पूर्वी और दक्षिणी हिंद महासागर में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन के साथ साथ एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति हमारे दृष्टिकोण को और मजबूत करेगी। और भारत की विदेश नीति के केंद्र में एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक का विजन आज एक नई उड़ान भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा के पहले पड़ाव के रूप में आज इंडोनेशिया पहुंच रहे हैं और यह कार्यक्रम हम आपको सीधा दिखाएंगे, इससे जुड़ी हुई सारी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। और यह दौरा महज एक द्विपक्षीय भेंट नहीं है, बल्कि भारत के महासागर विजन को धरातल पर उतारने की एक बड़ी कोशिश है। जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से होगी, जहां दोनों नेता रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की रूपरेखा तैयार करेंगे। खास बात यह है कि इस यात्रा में कूटनीति के साथ साथ सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों साल पुरानी सभ्यतागत एकता का एक जीता जागता, एक जीवंत प्रमाण है, एक प्रतीक है। और इसके अलावा जकार्ता में भारतीय प्रवासियों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद होगा। वहां रह रहे भारतीयों के लिए ये एक गौरवपूर्ण क्षण होगा। छह से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार को नई रफ्तार देगा। ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम और राष्ट्रपति प्रबोवो की वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। साथ ही सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जोग्यकार्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है 9वीं सदी का, एक अद्भुत मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध और कई नए एरियाज और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी दूंगा। इंडोनेशिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में पैर डालने की सोच रहा है, उसमें भारत का रोल हो सकता है। दोनों देशों की दोस्ती प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। भारत की हिंद प्रशांत नीति के संदर्भ में भी पीएम की यात्रा बेहद अहम है। अपने विशाल आकार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण इंडोनेशिया ने हमेशा मलक्का, जलडमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समुद्री मार्ग भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। पीएम जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर एक चीज जो मुझे बहुत समानता मिली, अतिथि देवो भव, जहाँ पे जैसे हमारे भारत देश में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। हम बहुत उत्साहित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत का जकार्ता में। के लोग बहुत इंडियंस को बहुत सम्मान देते हैं और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा। डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में इंडोनेशिया भारत की सफलताओं से प्रेरणा ले रहा है। डिजिटल भुगतान में प्रस्तावित यूपीआई QRIS लिंकिंग से दोनों देशों के बीच आसान और तेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन संभव होगा। इंडोनेशिया का ION मॉडल
भारत के ONDC से प्रेरित है, जिससे लाखों MSMEs के लिए ओपन डिजिटल मार्केटप्लेस विकसित हो रहा है। इंडोनेशिया की फ्री मील्स स्कीम भारत के PM पोषण मॉडल से प्रेरित है। वहीं रेड एंड व्हाइट विलेज कोऑपरेटिव पहल के तहत सस्ती दवाओं के लिए भारत के PM जनौषधि मॉडल पर सहयोग के लिए काम हो रहा है। एक्ट ईस्ट नीति को गति देने और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती देने के लिहाज से प्रधानमंत्री का आगामी इंडोनेशिया दौरा बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर दोनों नेता, अगर हम बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर अहम चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत और उत्तम सिंह के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, जकार्ता, इंडोनेशिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा का आज पहला दिन है और इस यात्रा का पहला पड़ाव है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच दशकों पुराने सभ्यतागत रिश्ते अब व्यापक रणनीतिक साझेदारी के एक नए और निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। आज से शुरू हो रही ये यात्रा न केवल कूटनीतिक रूप से अहम है, बल्कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और एक्ट ईस्ट नीति की दिशा भी तय करने वाली है। बिल्कुल, और इस यात्रा के गहरे रणनीतिक मायने क्या हैं और भारत इंडोनेशिया संबंधों के भविष्य की रूपरेखा आखिर क्या होगी, इसकी भी पड़ताल करेंगे। और इन तमाम पहलुओं पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी गुंबर ने इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती से विशेष बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते दशकों पुराने और बहुआयामी हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री की जो आगामी यात्रा है इस दिशा में कि दोनों देशों के रिश्ते और कैसे प्रगाढ़ होने वाले हैं, बहुत अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर और ज़्यादा रोशनी डालने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त डीडी न्यूज़ पर मौजूद है। हमारे साथ इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती साहब मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के लिए निकालने के लिए। संदीप जी, पहला सवाल यही है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को वर्तमान स्थिति में आप किस तरह से देखते हैं? विश्व में अभी जो एग्जिस्टिंग प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें कई तरीके से चोट आई है और जो हम जो समझ के आ रहे थे कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बनता है, उसमें टूट आ गया है। आप देखिएगा वेस्ट में भी टूट आ गया है। तो इसमें जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं, भारत, इंडोनेशिया, इनके बीच में जो संबंध है वो अगर सुदृढ़ होगा, आई थिंक विश्व के लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी इस देश की यात्रा पे आ रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में, क्योंकि इंडोनेशिया एक बहुत अहम स्थान रखता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? कई बार प्रधानमंत्री इस रीजन का दौरा किए हैं, सही सारे देशों में गए हैं, आसियान समिट्स को अटेंड किए हैं और ये उनकी 4वीं यात्रा है इंडोनेशिया की। और मुझे लगता है एक प्रायोरिटी रहा है आसियान और उनका लुक ईस्ट पॉलिसी। और उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि आसियान सेंट्रलिटी को अगर हम मानते हैं तो इंडोनेशिया का बहुत बड़ा भूमिका है। सबसे बड़ा देश है आसियान में, सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडोनेशिया भी भारत के तरह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास करता है। जो भारतीय यहाँ इंडोनेशिया में रहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट को और कितना मजबूत करेगी, और ख़ास तौर पे जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ आज भारत खड़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा उत्साह है प्रधानमंत्री के दौरे का, और जो यहाँ बसे हुए लोग वो भी भारत के जो राइज है उसको वो करीब से देख रहे हैं और वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। और हमारे इंडोनेशियन दोस्त भी काफ़ी उत्साह में है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और अभी हाल ही में जब हम क्रिटिकल मिनरल्स को भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये दौरा उस लिहाज से कितना अहम और महत्वपूर्ण साबित होगा? हमारे रिश्ते के कई स्तंभ हैं। हाँ, एक तो है आपका जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इंडोनेशिया हमारा समुद्री पड़ोसी है। आप निकोबार आइलैंड से आचे 160 किलोमीटर ही दूर है। इतना करीब है, हमें कभी यकीन नहीं होता है।
और डिफेंस और सिक्योरिटी में हमारे संबंध अच्छे हैं और ये अभी घनिष्ठ बनेंगे। और कई सारे आइडियाज़ हैं, कई सारे प्रपोजल्स हैं जिस पे आपको दौरे के बाद पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। दूसरा स्तंभ है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो वाणिज्य विनिमय है वो $30 बिलियन के करीब का है। 2022-23 में वो $40 बिलियन तक पहुंच गया था। उतार चढ़ाव होता रहता है क्योंकि काफ़ी कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड रहती हैं, लेकिन भारतीय के एनर्जी सिक्योरिटी में इंडोनेशिया का बड़ा योगदान है। हम भारी परिमाण में कोयला खरीदते हैं इंडोनेशिया से। हम लोग हमारी जो फूड सिक्योरिटी में उसमें योगदान है। हम भारी संख्या में पाम ऑयल यहाँ से खरीदते हैं और कई सारे मिनरल्स हम लोग इंडोनेशिया से खरीदते हैं। अभी जो हम दूसरा आगे कदम लेने जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ उपलब्ध हैं उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट आए, ताकि जो भारत की जो रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल मिनरल्स की, वो हम खाली वाणिज्य के माध्यम से नहीं, निवेश के माध्यम से भारत उसका फ़ायदा उठाए। किन प्राथमिकताओं को आप आगे पाइपलाइन में देखते हैं आने वाले सालों के लिए, जो दोनों देशों के लिए अहम साबित होंगे? एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जोग्याकर्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है 9वीं सदी का, एक अद्भुत मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध, और कई नए एरियाज़ और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी दूंगा। इंडोनेशिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में पैर डालने की सोच रहा है, उसमें भारत का रोल हो सकता है। स्पेस में भी हम लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस स्टेशन है, हम और भी उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उनके हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, हमारे लॉन्चर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो कई सारी चीज़ों पे कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरा के बाद आप देखेंगे कि एक नया एनर्जी, एक नया डायनेमिज्म रिलेशनशिप में आया है। आपने अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा किया और प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा को लेकर तमाम जानकारियाँ जो साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किस तरह से इस यात्रा से इंडोनेशिया और भारत के रिश्तों में और ऊष्मता और प्रगाढ़ता आएगी, ये हम देखेंगे। फिलहाल डीडी न्यूज़ पर इतना ही। मैं आंचल गुलाटी, जकार्ता, इंडोनेशिया से, और मेरे साथ कैमरा पर्सन रमाकांत और उत्तम सिंह के साथ। तो कहा जाता है कि समुद्र सीमाएं बनाता नहीं है बल्कि सभ्यताओं को जोड़ता है, और ये इंडोनेशिया और भारत के विशेष संदर्भ में देखा जा सकता है कि यह समुद्र जो कभी सभ्यता और संस्कृति को जोड़ता था, आज वो एक रणनीतिक साझेदारी को भी आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, किन मायनों में भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण है और कैसे परवान चढ़ेंगे, इन सब विषयों पर विस्तार से जया जानकारी देंगी अपने वीडियो वॉल के माध्यम से। बिल्कुल निखिल, यकीनन प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा केवल एक द्विपक्षीय दौरा नहीं बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन को नई ऊर्जा देने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। तो पीएम मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा है, जो इंडोनेशिया का दौरा है, क्यों खास है ये समझने का प्रयास करते हैं तो भारत की विदेश नीति के लिए बेहद अहम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीतिक उपस्थिति है भारत की, उसको यहाँ पर साफ तौर पर मजबूती मिलती हुई नजर आएगी इस यात्रा के चलते, और एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन जो है भारत का, उसको भी नई गति यहाँ पर मिलेगी साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है जब इंडोनेशिया में होगी। इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक सेतु का काम करता है, और यही वजह है कि एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को यहाँ पर एक नया विस्तार मिलेगा। और ये यात्रा आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्रों के लिए भी एक बढ़ता जुड़ाव, जो मौजूदा साझेदारी है उसको भी मजबूत करती है। आसियान और हिंद प्रशांत देशों के साथ जो बढ़ता जुड़ाव है उसका भी एक उदाहरण पेश करती है। अब ऐसे में इंडोनेशिया क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके भी कई पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व, ग्रेट निकोबार से बांदा आते की दूरी लगभग 100 मील यानी कि बेहद करीब है, और इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा में भी अहम
रोल अदा करता है और मलक्का स्ट्रेट रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मलक्का स्ट्रेट यहाँ की बात करें जिस पर भारत की नजर भी है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री साझेदार समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। रणनीतिक महत्व के साथ साथ अगर हम बात करें इस दोनों के रिश्तों के बीच के आर्थिक महत्व की, तो आर्थिक महत्व भी दोनों देशों को जोड़ता है। अगर हम व्यापार की बात करें तो कई मायनों में मोर्चे पर हम जुड़े हुए हैं। तो आसियान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है इंडोनेशिया, और समुद्री सुरक्षा की अगर हम बात करें आगे, आसियान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। आसियान में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है इंडोनेशिया, और व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन सहयोग में बड़ी संभावनाएं यहां पर साफ तौर पर भारत और इंडोनेशिया के सहयोग से नजर आती हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की अगर हम बात करें, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस यात्रा का। आर्थिक की अगर हम बात करें, दोनों और आर्थिक रूप से किस तरह से जुड़े हुए हैं, विशेषकर निकेल का वैश्विक केंद्र है यहाँ पर इंडोनेशिया। तो कैसे हम आज क्रिटिकल मिनरल्स के अगर हम बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में हम नए साझेदार देख रहे हैं, तो उस लिहाज से इंडोनेशिया बेहद अहम हो जाता है। भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो मुक्त, समावेशी और नियम आधारित रूल बेस्ड हिंद प्रशांत के साझा समर्थन की बात यहाँ पर हम करते हैं, और उस लिहाज से इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी, आसियान क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार और हिंद प्रशांत में एक रणनीतिक आधार के रूप में भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साफ तौर पर नजर आता है। G20, EAS, आसियान और नाम जैसे मंचों पर करीबी सहयोग देखा है भारत और इंडोनेशिया ने अभी तक, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। ऐसे में क्षेत्रीय स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में भी इंडोनेशिया और भारत की साझेदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाती है। अब बात करें अगर हम भारत की एक्ट ईस्ट नीति की, तो यहां पर साफ तौर पर इंडोनेशिया उसका आधार है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रवेश द्वार है। आज हम लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति के पर आगे बढ़ चुके हैं और इस वजह से संबंधों को नई गति मिली है। दोनों देश आज राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना चुके हैं और इसी लिहाज से आसियान तक भारत की रणनीतिक पहुंच का एक प्रमुख माध्यम यहां पर बना है इंडोनेशिया। पूर्वी हिंद महासागर में भारत की जो सक्रिय भूमिका है उसको भी इंडोनेशिया के साथ ये घनिष्ठ संबंध और मजबूती प्रदान करते हुए नजर आते हैं। और भारत का सागर और महासागर विजन का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके विजन में हम विस्तारवादी नीति नहीं बल्कि विश्वास की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, किस तरह से हमारी उम्मीदें हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। तो रणनीतिक एवं समुद्री सहयोग की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नई मजबूती मिलने की उम्मीद है यहाँ पर, कि कैसे जब दोनों देश मिलेंगे, दोनों शीर्ष नेतृत्व पर जब संवाद होगा तो और बातचीत होगी और मजबूती मिलेगी। समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत सहयोग का विस्तार यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया दोनों ही करना चाहते हैं। इस वक्त जो मौजूदा वैश्विक स्थिति है उसको देखते हुए साबंग बंदरगाह पर सहयोग को आगे बढ़ाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने मलक्का स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के पास साबंग बंदरगाह को विकसित करने की रुचि दिखाई है, जिससे समुद्री संपर्क और व्यापार में सुधार होगा। मलक्का स्ट्रेट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें रणनीतिक समन्वय को भी मजबूत करना ये अहम एजेंडे में ऊपर होगा। तो यहां पर साफ तौर पर किस तरह से रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडोनेशिया, इस पर हम नजर डालते हैं। महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा सहयोग, निकेल सहित महत्वपूर्ण खनिजों पर साझेदारी, क्योंकि इस यात्रा से महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को गति मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास निकेल और अन्य खनिजों का विशाल भंडार है जो इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी बैटरी के लिए आवश्यक है। यानी कि ईवी बैटरी सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलती भी नजर आएगी। अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और बायोफ्यूल में सहयोग, आज लगातार किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर बात कर रहे हैं शीर्ष स्तर पर। ऐसे में एलएनजी आपूर्ति की बात करें और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की बात करें, उस लिहाज से भी ये यात्रा बेहद मजबूत द्वार खोलती भी नजर आती है। व्यापार, निवेश एवं संपर्क, व्यापार और निवेश का विस्तार यहां पर किस तरह से होगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें व्यापारिक रिश्तों की तो इंडोनेशिया आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस लिहाज से
कैसे समुद्री संपर्क और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा, ये हम देखेंगे। सप्लाई चेन और विनिर्माण सहयोग को भी मजबूत करना अहम कड़ी होगी जब दोनों देश के शीर्ष नेतृत्व आपस में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। क्षेत्रीय एवं वैश्विक साझेदारी, आसियान के साथ भारत की भागीदारी को नई गति मिलती हुई साफ तौर पर मिलेगी। प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा के बाद मुक्त और समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत के साझा दृष्टिकोण दोनों देश रखते हैं और कैसे इसको बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। लगातार प्रधानमंत्री कैसे रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में। महासागर और एक्ट ईस्ट नीति को भी मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा के बाद। सांस्कृतिक एवं जन जन संपर्क बहुत ही मजबूत है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ये पीपल टू पीपल टाई, सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करना एक अहम कड़ी होगा। लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना, साझा विरासत और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत ही बड़ी संख्या में है भारतीय प्रवासी समुदाय, तो ऐसे में कैसे भारतीय प्रवासी समुदायों के साथ संवाद यहां पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जब भी प्रधानमंत्री किसी भी विदेशी जमीन पर जाते हैं, जरूर वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों से वो बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। रणनीतिक साझेदारी की से लेकर समुद्री सुरक्षा तक, महत्वपूर्ण खनिजों से हरित ऊर्जा तक और साझा विरासत से भविष्य की तकनीक तक, प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा कई नए आयामों को गति देने वाली मानी जा रही है। यकीनन ये बेहद महत्वपूर्ण है और हम सभी की निगाहें हैं इस वक्त कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस खास प्रोग्राम के साथ, इस खास चर्चा के साथ आप जुड़े रहिए। भारत इंडोनेशिया साझेदारी का स्वर्णिम अध्याय, हम बस जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम जिस तरह से जया ने भी बहुत विस्तार से बताया कि आखिर इस दौरे से क्या अपेक्षाएं हैं और क्या मायने हैं इस दौरे के, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राजदूत हमारे साथ एम्बेसडर सी राजशेखर, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट मौजूद हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर एम्बेसडर श्री राजशेखर के साथ शुरुआत करना चाहें, इस इंडोनेशिया के दौरे का, प्रधानमंत्री के दौरे का आकलन कैसे करेंगे, कितना महत्वपूर्ण, और कैसे कैसे इसका आकलन करेंगे, कैसे देखते हैं इस दौरे को? जैसा पहले हमारे वहां से रिपोर्टर और जया जी ने समझाया है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की चौथा विजिट है इंडोनेशिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर इसका बैकड्रॉप थोड़ा मैं समझाऊं तो ये अमेरिका का जो कूटनीतिक जो नीति है वो बदल रहा है। वो पिछले 20 साल से अमेरिका के पॉलिसी में भारत को महत्वपूर्ण सेंट्रल स्थान था इस क्षेत्र में, मगर वो बदल रहा है। वो हमारे जो इम्पोर्टेंस उनके पर्सपेक्टिव माइंड में, अमेरिका के माइंड में, तो इंडिया पैसिफिक क्षेत्र जो नाम था इससे पहले, उसमें इंडिया हटाया है, काफी US पैसिफिक कमांड कर रहे हैं, और क्वाड को कितना आगे बढ़ाना है उस पे भी उनके सवाल हैं अमेरिका के मन में। और मुख्य खास तौर से पाकिस्तान को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और फाइनली चीन के साथ अमेरिका का ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहा है। तो चीन को कंटेनमेंट से बदलकर चीन के साथ दोस्ती G2 के तौर से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो ये भारत को कहाँ छोड़ता है? तो इसलिए अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में भारत का ये पॉलिसी नीति रहा कि दक्षिण की तरफ मॉरिशस और सेशल्स के साथ सुदृढ़ किया रिश्ते, और पूरब की तरफ जापान के प्रधानमंत्री जी का विजिट हम होस्ट किया है। उसके बाद ये
ऐसा भी देख सकते हैं कि द्वैपाक्षिक 3 देश का दौरा है, मगर साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत की पूरब की तरफ जो जापान है और इंडोनेशिया है, जो हमारे निकोबार द्वीप के चंद ही किलोमीटर के दूरी पे है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सुदृढ़ करना, ये इसको मैं ट्रांसेंडेंटल डिप्लोमेसी कहना चाहूंगा। ट्रांसेंडेंटल डिप्लोमेसी, क्योंकि एक तरफ चीन से भी इन सबको ये दबाव आ रहा है। दोनों चीन भी और अमेरिका भी प्रेडेटरी हेजिमोन्स हैं। दोनों के साथ रिश्ते मुश्किल हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल हो रहा है। इसलिए भारत ये जियोपॉलिटिकल अपने क्षेत्र में स्थिरता, स्टेबिलिटी रेस्टोर करने के लिए ये प्रधानमंत्री जी के जो दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो हमारा ट्रेड होता है वहां से, जैसे वेस्ट एशिया में अभी जो जंग हुआ है उसके से जो असर हुआ है, ऐसा इस तरफ मलक्का स्ट्रेट को हम सिक्योर करने के लिए इंडोनेशिया के साथ हमारा रिश्ते सुदृढ़ करना जरूरी है। दूसरी बात है हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो ट्रेड है, अभी 30 बिलियन डॉलर का है और भी बढ़ सकता है। खास तौर से हम इंडोनेशिया से कोयला और पाम ऑयल और रबर और पेपर पल्प वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारे एक्सपोर्ट में काफ़ी पोटेंशियल है। तो अभी ट्रक्स, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर कमोडिटीज बेचते हैं, और हम दोनों इंडोनेशिया भी और भारत भी G20 में भी और अन्य क्षेत्र में भी नाम से लेकर काफी इंटरनेशनल स्तर पे भी, द्वैपाक्षिक स्तर पे भी और क्षेत्रीय स्तर पे भी काफी तालमेल है। ये चौथा विजिट है हमारे प्रधानमंत्री जी का ये 12 साल में। ये भी आपको जाहिर करता है कि हिंदुस्तान, भारत और इंडोनेशिया बहुत ही नजदीक नेबर्स हैं। तो बिल्कुल तो कई मायनों में बेहद खास है, और इन तमाम चीजों का जो पहलुओं का आपने जिक्र किया, इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। श्री राजशेखर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे कि एक बिग पिक्चर क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करूंगी कि कैसे अभी ये 3 देशों की यात्रा है, जिसका पहला पड़ाव है इंडोनेशिया। किस तरह से आप देखते हैं कि क्या ये सिर्फ 3 देशों की यात्रा के लिहाज से हम इसको लें, या फिर हिंद प्रशांत रणनीति के एक बड़े रोड मैप के रूप में जो भारत की रणनीति है, हिंद प्रशांत में जो भारत की बढ़ती भूमिका का है उसका भी एक बड़ा संदेश यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा। किस तरह से आप इसको देखते हैं? जरूर, ये जैसा आपने जिक्र किया है, भारत और प्रशांत सागर क्षेत्र में ये जरूरी है कि चीन अमेरिका के साथ साथ हम दोस्ती जो बड़ा, जो इंडोनेशिया जैसा जो ज्योग्राफी से भी और स्केल में भी बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनके साथ हम हमारे रिश्ते मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन, जैसे भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी काफी नेवल पेट्रोलिंग का कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है और जॉइंट ड्रिल्स और एक्सरसाइज बढ़ रहा है। इसको इंडो कोरपाट के नाम से, लेबल से कहा जा रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के कोस्टल रीजन पेट्रोलिंग, ये भी, और इस दौरे पे ये काफी डिफेंस कोऑपरेशन में भी काफी प्रगति और सुदृढ़ होंगे। ब्रह्मोस में उनकी दिलचस्पी है, हमारे जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, जो हमारा यही है कि इंडोनेशिया को भी यही स्थिति में है कि चीन को जो एंटी इंक्रोचमेंट, हमारा साथ चीन के साथ हमारा लैंड बॉर्डर है, और इंडोनेशिया को भी मलक्का स्ट्रेट्स में भी और दक्षिण चाइना सी में भी उनका जो ट्रेड है, ट्रेड का फ्लो फ्री रहे, जो जैसा अभी जापानी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये हमारा जॉइंट विजन और जॉइंट इंटरेस्ट है। इसमें द्वैपाक्षिकताओं के साथ साथ ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अपना स्थिति मजबूत करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। बिल्कुल, प्रोफेसर भारद्वाज, आपसे भी इसी पे टिप्पणी लेना चाहेंगे, जो बिग पिक्चर इस वक्त जो हम देख रहे हैं, प्रोफेसर भारद्वाज।
नहीं, देखिए, अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन 3 देशों की यात्रा, खासकर हम जब कहते हैं कि भारत का जो ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन है, ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो बेसिकली 3 क्षेत्रों में खासकर है। पहला, आप कहिए कि राजनीतिक जो जुड़ाव है इन देशों के साथ में काफ़ी कुछ हद तक मजबूत हुआ है। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के माध्यम से इनके साथ कनेक्टिविटी हुआ है। तीसरा, जो इकोनॉमिक ओरिएंटेशंस और जो इकोनॉमिक जुड़ाव है, आप खासकर देखिए कि कोल्ड वॉर के बाद जो लगभग कोल्ड वॉर तक 70% जो ट्रेड होता था वो वेस्ट के साथ होता था, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में जो झुकाव हुआ है ट्रेड का वो ईस्ट के साथ में हुआ है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और चाइना, जापान, इन कंट्रीज़ के साथ में हुआ है। तो चाहे सामरिक दृष्टि से देखिए, आर्थिक दृष्टि से देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखिए, और मैं कहूँगा कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी जब हम देखते हैं तो भारत का इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में बहुत गहरा नाता रहा है। देखिए, हम 7वीं वेव में आज के दिन चल रहे हैं। जो हम शुरुआत अगर करते हैं तो जो प्राचीन काल से हमारा जो जुड़ाव हुआ है, मोटे तौर पे जो सांस्कृतिक जुड़ाव हुआ है, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म का प्रसार हो, आप देखिए कि बड़ी आबादी इंडोनेशिया में हिंदू समाज की आबादी है। आप बाली पूरा का पूरा हिंदू समाज है। जो जिस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट करेंगे, परमानंद टेम्पल है, उसमें आप देखिए एक ही टेम्पल में प्रमुख 7 देवताओं का मंदिर है, जिसमें ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु हैं, और आप बड़ा आपको वहाँ पे जब आप देखेंगे आश्चर्य होगा कि पूरी की पूरी रामायण जो पत्थरों की खुदाई से चारों तरफ मंदिर में लिखी हुई है। मुझे पर्सनल विजिट करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि जो पूरा टेम्पल एक बड़ा प्रमाइस है और अभिभूत करने वाला है दरअसल। बहुत शानदार जी, सांस्कृतिक रूप से जो भारत को जोड़ता है इंडोनेशिया के साथ में। और वहाँ पर आप देखिए हर शाम को लगभग 5 बजे से 7 बजे के बीच में रामायण का वो एक तरीके से नाटक होता है, रामायण वहाँ की जाती है, दिखाया जाता है। तो जो एक ये जुड़ाव है भारत का, आप सदियों से आप देखिए तो सनातन का जुड़ाव भी रहा है, और जो बुद्धिज़्म भी गया है इन देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया तक, वो भी भारत के माध्यम से गया। उनके रूट्स भारत में हैं। और अगर इस्लाम के भी संदर्भ में आप देखते हैं, जो इस्लामिक वर्जन है, ये कोई अरबिक और टर्को पर्शियन इस्लामिक वर्जन नहीं है, वहाँ पर इंडो इस्लामिक कल्चर है और बहुत इंक्लूसिव है। आप देखिए वहाँ जब परमानंद टेम्पल जाते हैं जो कि जकार्ता में, वहीं पर बोरोबुदुर टेम्पल है। बोरोबुदुर टेम्पल एक बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है, और उसका भी जो देख रख रखाव है वो एक तरीके से कम्युनिटी का होता है, जिसमें हिंदूज भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी। हालांकि ये देखने को मिलेगा कि परमानंद टेम्पल को बहुत कुछ हद तक खंडर होता चला गया, उसको रिनोवेशन की बात चल रही है, बनाने की बात चल रही है। और जब आप बोरोबुदुर टेम्पल में जाते हैं तो जो बुद्धा की सारी जो उनकी मूर्ति हैं, उनकी गर्दन को तोड़ा हुआ है। अब वहाँ पे अलग अलग स्टोरीज हैं। कोई कहते हैं कि वहाँ पे आक्रमण हुए थे, उन्होंने तोड़ दी। दूसरे कहते हैं कि वहाँ एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया, उससे खंडर होगी। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राचीन जुड़ाव रहा है, सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है, वो सांस्कृतिक तक नहीं रहा, आर्थिक भी रहा है। चोला डायनेस्टी का जो पूरा आप 9वीं 10वीं सदी में आप देखते हैं कि पूरा जो उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है वो पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया तक रहा है, और पूरा ये सांस्कृतिक क्षेत्र है। भारत से और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक तो जितने मसालों का ट्रेड होता था भारत से होता था, उन्हीं के साथ में लोगों का भी आवर्जन हुआ और लोग कनेक्टिविटी हुआ। आज इन देशों में जो भाषा इंडोनेशिया है, आप देखिए संस्कृत का कितना गहरा उससे जुड़ाव है। मलेशिया में भी ज़्यादातर साउथ इंडियन जो हमारी भाषाएं हैं वो बोली जाती। तो मैं पहला जो वेव कह रहा हूँ वो प्राचीन काल से चला आया। जो दूसरा वेव आया वो बेसिकली हमने जब हम कॉलोनियल पीरियड में थे, और कॉलोनियल पीरियड में हमारी जो पॉलिटिक्स थी इन कंट्रीज़ के साथ में वो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट से जुड़ी हुई थी। तो पूरा जो इंडियन ओशन, जब हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो जो ब्रिटिशर्स ने पूरा इसको एक सिक्योरिटी एक कार्य के रूप में इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जोड़ने का। तो दूसरा वेव पूरा कोल्ड वॉर
ब्रिटिश पीरियड को हम मानते हैं। जो तीसरा वेव अगर आप मोटे तौर पे देखते हैं वो कोल्ड वार पॉलिटिक्स, और कोल्ड वार पॉलिटिक्स में जो आज हम देखने को मिल रहा है मोटे तौर पे कि अब चाइनीज प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अमेरिकन दोबारा से रीअसर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोल्ड वार पॉलिटिक्स, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एक जो कल्चरल कम्युनिटी बनी, आसियान बना, इसमें अमेरिका का बहुत प्रभाव था और इससे हम क्या हो डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में विश्वास करते थे, हमारी अपनी एक सोच थी, एक समझ थी, और इससे हमारे जो जुड़ाव थे ऐतिहासिक परंपरागत प्राचीन काल से जो जुड़ाव थे वो डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये जो तीसरा जो वेव था कोल्ड वॉर का, उसको रिकनेक्ट किया जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। और लुक ईस्ट पॉलिसी के जो पिलर्स बने वो बने, हमारे कल्चरल कनेक्टिविटी की बात की, कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात की जो पहले से थे, और तीसरा फिजिकल कनेक्टिविटी की, जो समुद्री यात्रा से हम ट्रेड करने की बात करते थे, हम फिजिकल अब हम रोड के माध्यम से, चाहे ट्राई नेशन रोड कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया वियतनाम तक हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो चौथा सबसे जो पांचवा बेसिकली पड़ाव आता है वो आता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और उसको बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव रूप से मोदी जी ने उसको आगे लिया, और उसमें इन तीन पहलुओं को ना केवल लुक नहीं, उसको एक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। आप देखिए जितनी यात्राएं हुई, जितना कनेक्टिविटी, चाहे आसियान समिट हो, ईस्ट एशिया समिट हो, बाकी जो है उसमें एक चौथा आयाम भी जोड़ दिया कि कैपेसिटी बिल्डअप। और आज जो सारी यात्रा है, जो जिसको हम कहते हैं कि उसमें हम चाहे क्रिटिकल मिनरल्स के कॉपरेशन की बात कर रहे हो, या विजिलेंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हो, डिफेंस कॉपरेशन की बात कर रहे हो, डिजिटल इकोनॉमिक कनेक्शंस की बात कर रहे हो, या बाकी फिजिकल कनेक्टिविटीज़ की बात कर रहे हो, ये सब कैपेसिटी बिल्डअप की कैसे भारत का एक जो जुड़ाव हो गया था उसको कैसे दोबारा से जुड़ाव की तरफ आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो बहुत क्रिटिकल जो एक फेज चल रहा है जो भारत का, जिसको हम कई बिल्डिंग प्रोसेस कह लें, कई एंगल से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से भी देखने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका दायरे को भी हमने बढ़ाया। ये खाली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक नहीं रहा, उसको हमने जापान, साउथ कोरिया, चाइना तक ले गए, और आज हम उसको पूरा इंडो पैसिफिक कंट्रीज के साथ में, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या टोबाको, ट्रिनिडाद, ये सब इनके साथ भी हमारी पॉलिसीज को हमने वाइडर कंस्ट्रक्ट में किया। तो दो पॉलिसी हमारी इमर्ज हुई, जो भारत जिसका भाग बना वो बना एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जिसमें हम कहते हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, फ्री नेविगेशनल राइट्स, क्योंकि जो इंडियन ओशन है वो साउथ चाइना सी से भारत को जोड़ता है, जो आयात निर्यात होता है साउथ चाइना सी से दक्षिणी पूर्वी एशिया और ईस्ट एशिया में, वो इस मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से होता है। और वहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों के बीच में जो मलक्का स्ट्रेट है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ये जंक्चर ये है जब हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे न्यू नॉर्मल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, टैक्स वसूली की बात आ रही है, तो भारत के लिए ये मलक्का स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है व्यापार की दृष्टि से और बाकी कनेक्टिविटी की दृष्टि से। बिल्कुल, तो मलक्का स्ट्रेट के कारण इसकी सामरिक जो अहमियत है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए और ये चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हाँ? ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know ना। RBI कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों की इस विशेष संदर्भ में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज से वहां हो रहा है। वहां की जो भी गतिविधियां हैं, पल पल की रिपोर्ट्स हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, और कितना महत्वपूर्ण है यह दौरा, क्या मायने हैं इस दौरे के, क्या कुछ निकल कर आ सकता है, क्या कुछ टेक अवेज हो सकते हैं, इन सारे विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर राजशेखर, आपसे अगर हम प्रोफेसर संजय भारद्वाज की बात को ही आगे लेकर जाना चाहें और ये समझना चाहें कि
जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र की 21वीं सदी में इस समय अगर देखें तो बहुत सारी हलचल है, बहुत जिसको कहते हैं कि राजनीति का एक केंद्र बना हुआ है इंडो पैसिफिक। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया की जो साझा जो या ये कहें कि जो इनकी साझेदारी है उसकी वास्तविक भूमिका है क्या इस क्षेत्र में, कैसे आकलन करेंगे उसका? जैसे प्रोफेसर भारद्वाज ने समझाया है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच बहुत सारे में प्लेयर्स हैं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो जब ये दो देश एक साथ आते हैं, इंडोनेशिया जो उस पूरे रीजन में सबसे बड़ा है और भारत जो यहाँ इतनी बड़ी शक्ति है, उन दोनों का एक साथ आना उस पूरे रीजन को कैसे देखेंगे? जी, तो पहले जो आपने जो बताया है, ज्योग्राफी और साइज दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडोनेशिया बहुत बड़ा है जो साउथ ईस्ट एशिया में जी। और हमारे जो मोटी मोटी 3 बड़े बड़े पिलर्स हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच के रिश्तों के बारे में। तो पहला है जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के रिश्ता है, जो अभी $30 बिलियन का है। इसमें हम और बढ़ावा लाएं और लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता पहुंच चुके हैं इंडोनेशिया की धरती पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसकी शुरुआत हो चुकी है और निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है ये दौरा, बेहद इसके खास मायने हैं। तो भारत और इंडोनेशिया लगभग 2000 वर्षों पुरानी साझा सभ्यतागत विरासत, समुद्री संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित है और कैसे ये रिश्तों को और मजबूती मिल रही है इसी की झलक हम साफ तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, उनका स्वागत किया और हमने देखा किस तरह से इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखने को मिली। एक कहावत है जय, वेल बिगिन इज हाफ डन। और जब किसी यात्रा के किसी दौरे की शुरुआत इतने शानदार तरीके से हो कि सारे प्रोटोकॉल्स को किनारे करके
और प्रेसिडेंट खुद प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे हों, तो ये समझा जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा है, कितनी अहम ये यात्रा है। और उसके साथ ही साथ जो दूसरा देश है वो भी कितना अच्छा इसमें बेहतर रिस्पांस दे रहा है। तो जाहिर तौर पर ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और विश्वास के साथ जो शेक हैंड था वो अपने आप में बहुत सारी कहानी कहता है। मैं ये भी कहूँगा, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, इसको और ज़्यादा और बेहतर तरीके से बताएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं इस पूरी बातचीत के लिए और एम्बेसडर राजशेखर भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जब पहुँचे तो आपने देखा कि राष्ट्रपति उनको लेने के लिए वहाँ रिसीव करने के लिए गए हैं, और इसके साथ ही साथ जो तस्वीरें थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो भी बहुत पॉजिटिव। देखिए, ये बात रिफ्लेक्ट करती है कि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक जो समझदारी है वो कितनी प्रगाढ़ है, कितनी मजबूत है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रभु, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एयरपोर्ट पे लेने गए हैं। यानी कि जो वार्मथ है रिलेशंस में, जो अपेक्स लेवल पे जो वार्मथ है दोनों देशों के बीच में, वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे लगता है जो पॉजिटिविटी है ये अभी बदलते हुए दुनिया के परिदृश्य में ये और नज़दीक, दोनों देशों को नज़दीक लेके आए, क्योंकि हमने ये विटनेस किया है, दोनों देशों ने विटनेस किया है कि जिस तरीके से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में या बियॉन्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र, चाहे वो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो या वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कैसे दुनिया में अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हो रहा है। और जो क्राइसिस हैं, चाहे वो ग्लोबल कॉमन्स क्राइसिस हो या ग्लोबल गुड्स का क्राइसिस हो, उसमें जो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो ये उभरते हुए देश हैं, भारत है और इंडोनेशिया है जो एक बड़ा देश है पूरा साउथ ईस्ट एशिया का, उन दोनों को साथ करने की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि मैं जो बात कह रहा था कि पहले ब्रिटिशर्स काफ़ी कुछ डोमिनेट किया ब्रिटिश पीरियड में, उसके बाद में कोल्ड वार पीरियड में अमेरिकन्स का प्रभुत्व बहुत कुछ बढ़ता गया। लेकिन पोस्ट कोल्ड वार ईरा में जिस तरीके से चाइना ने अपना एक तरीके से कॉमर्शियल हो या इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो या पीपल टू पीपल, वो काफ़ी कुछ हद तक प्रभाव किया वहाँ के। जो मेरा दरअसल पिछला सवाल भी प्रोफेसर संजय भारद्वाज इसी पे था और एम्बेसडर राजशेखर उसको बहुत विस्तार से बता भी रहे थे। तो आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि दरअसल इस पूरे एरिया में भारत और इंडोनेशिया की जो साझेदारी है उसके क्या मायने हैं और कितना महत्व है उसका। प्रोफेसर संजय, आप जी जवाब जी, जी। तो मैं बिल्कुल यही कह रहा। तो ये जो कहते हैं कि चाइनीज शैडो इन इंडियाज ईस्टवर्ड एंगेजमेंट, कि जहाँ पर भी भारत अब अपने रिलेशंस को कल्टीवेट करता है तो वहाँ पर दिखता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज कंपनीज, चाहे एनर्जी सेक्टर है, कोई भी, जैसे एक बहुत जो क्रिटिकल मिनरल है निकल को आप ये देखिए कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व अगर कहीं पर है तो वो इंडोनेशिया में है, और लगभग वो उसका 60% उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। उस 60% एक्सपोर्ट पर लगभग 75% इंपोर्ट चीन कर रहा है। तो ये जो क्षेत्र हैं जो चीन ने अपनी भागीदारी, उसमें इंडोनेशिया और बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, चाहे वो आप कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखिए चाहे स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से, वो कहीं बैलेंसिंग फैक्टर और एक तरीके से कोई एक दूसरा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की तलाश में थे, और उनको भारत एक स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिला है। अब वो जिस तरीके 2018 में हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट किया, उसी को मजबूत करने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए और उसको मल्टीफेसिड बनाने के लिए, खाली कॉमर्शियल में भी आप जो न्यू नॉर्मल्स और जो नए एरियाज हैं, आप ये एक और पॉइंट में जोड़ना चाहता हूं, जैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में ऐसा इस तरीके का एक प्रोजेक्शन किया गया था कि ये कंटेनिंग चाइना है। भारत इस आर्ग्यूमेंट को बोरो नहीं करता था। चाइना भारत कहता था कि नहीं, ये सिर्फ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे कन्फाइंड नहीं होगा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, हम इसको नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं जो सिक्योरिटी कॉपरेशंस हैं, उसमें चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, इन सब से जोड़ते हुए बात करते हैं। तो जो अभी एग्रीमेंट हुआ क्वाड, जो फॉरेन मिनिस्टर का समिट में जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी को कोर माना गया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। तो ये भारत इन देशों के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एरियाज में कोऑपरेशंस की बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदारी करते हैं, उसकी पहल करते हैं, और उसमें इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा कड़ी है।
और ये सिर्फ इंडोनेशिया तक ही नहीं, देखिए मैं जहाँ तक बात आती है इंडो पैसिफिक एनर्जी कॉरिडोर, तो वो एनर्जी कॉरिडोर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, पर्थ रीजन है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है इंडोनेशिया में। वहीं पर बात आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर गए, तो सिंगापुर के साथ हम एनर्जी कोऑपरेशन की बात कर रहे थे और वहीं पर इंडोनेशिया भी सिंगापुर के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो पूरा जो ये एनर्जी कॉरिडोर बनेगा थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन ऑस्ट्रेलिया तक, उसी कड़ी में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो 3 देशों की एक जो मैरीटाइम कर्व क्रिएट किया है, वो इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें जो प्रायोरिटी है वो एनर्जी कोऑपरेशन है। और दूसरे जो क्षेत्र हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो, चाहे वो क्रिटिकल सप्लाई चेन हो, उनको भी मजबूत और फर्म करने का, ताकि एक रिजिलेंट इकोनॉमिक रिलेशंस भारत के ना केवल इंडोनेशिया के साथ में, बाकी जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो कंट्रीज हैं उसके साथ मजबूती से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और इसी कड़ी में जो सबसे बड़ा पक्ष आया, प्रधानमंत्री जी अभी सेशल्स गए, मॉरिशस गए, वहीं पर सागर से हम महासागर की तरफ बढ़े और उस महासागर में ये जो अक्रॉस द रीजन कोऑपरेशन की बात है, मुझे लगता है उसी ही अक्रॉस द रीजन कोऑपरेशन जो होलिस्टिक कोऑपरेशन होगा उसको आगे बढ़ाएगा ये विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल राजशेखर सर, यहाँ पे हमने जिक्र किया कि कैसे 2018 में दोनों देशों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्थापित की थी, तो उस लिहाज से भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि उसको किस तरह से एक नई दिशा मिलती भी नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से महासागर और सागर विजन को लेकर बात हो रही है, ऐसे में साबंग पोर्ट की बात करें, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक सहयोग को लेकर आपको क्या लगता है, दोनों देशों की इस वक्त प्राथमिकताएं क्या हैं और किस तरह से भारत की जो महासागर और सागर विजन है उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये साबित होगा? क्योंकि हमने देखा अभी प्रधानमंत्री उतरे, काफी गर्मजोशी से प्रेसिडेंट सुबियांतो ने उनका स्वागत किया, यानी शुरुआत तो अच्छी हुई है, अपेक्षाएं काफी है इस यात्रा को लेकर, तो उस लिहाज से कितना जमीन पर हम उतरते हुए देखेंगे? जैसा हम ये पश्चिम आशिया के जो युद्ध में ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध से हम ये सीखते हैं कि जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ट्रेड फ्लोस के लिए। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो मैरीटाइम कोऑपरेशन और भी सुदृढ़ करने का टाइम आया है, तो इसीलिए भारत पिछले 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को मुख्य अतिथि बना के हम उनको गौरव दिया है इंडोनेशिया को, और ये सिग्नल किया कि इंडोनेशिया हमारे जो डिप्लोमेटिक कूटनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इसके प्रति जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, जो जैसा आपने देखा है अभी तो कितने सादर उनका आह्वान हुआ है, उनके राष्ट्रपति जी खुद विमानाश्रय आके उनको रिसीव किया है। और जो भारत के उभरता हुआ जो राइजिंग जो प्रोफाइल है उसका भी एक स्टेटमेंट रिफ्लेक्शन है। और भारत G20 में इंडोनेशिया के बाद हम G20 का चेयरमैनशिप निभाया है और NAM में भी हम कोऑपरेट करते हैं। अभी G7 में भारत जाके फ्रांस के स्पेशल इन्वाइटी के रूप से उनका जो कॉन्वर्सेशंस है वो भी इंडोनेशिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ वो एक्सचेंज करना चाहते हैं जो नोट्स। और ब्रिक्स इस साल भारत चेयरमैनशिप हमारे प्रेसिडेंसी ब्रिक्स का होगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी को जैसा मानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में द्विपाक्षिक ट्रेड अभी $30 बिलियन का है। ये काफी बढ़ने का ये पोटेंशियल है। मैं अपना निजी अनुभव में बताऊं तो 35 साल पहले हम जब टोक्यो में जापानी सीख रहे थे, मेरे साथ एक इंडोनेशिया के जो डिप्लोमेट है, उनके डिप्लोमेटिक सर्विस से अनवर, तो वो हम दोनों को हमारे टीचर ने पूछा है कि आप लिखो अपने भारत क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है। तो मैं बहुत
उत्साह के साथ मैं लिख रहा था कि भारत टी एक्सपोर्ट करता है, आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, तो अनवर ने लिखा है इंडोनेशिया एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है। तो 35 साल पहले की बात है। सो उसके बाद इंडोनेशिया काफी प्रगति हासिल किया है। तो इंडोनेशिया के साथ और जो ज्योग्राफी और जो स्केल है, तो इसलिए जो $30 बिलियन का अभी जो टू वे ट्रेड है उसमें काफी बढ़ती हो सकता है। और जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी एक्ट ईस्ट के अंदर और लोकलाइज्ड करेंसी सेटलमेंट के लिए भी काफी गुंजाइश है। इसलिए इस दौरे के इस समिट में इन बातों में और जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई है, वो क्रिटिकल मिनरल्स में ऐसा हो गया कि चीन पे काफी हम निर्भर, भारत ही नहीं कई सारे देश निर्भर ज्यादातर हो रहे हैं। इसको डाइवर्सिफाई करके जो आपस में कोऑपरेशन सहयोग बढ़ा के, तो उसको चीन पे हमारे डिपेंडेंस को कम करने का सब सोच रहे हैं, इंडोनेशिया भी, भारत भी, जापान भी और अन्य देश भी। तो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में और डिजिटल डेवलपमेंट के क्षेत्र में और हेल्थ केयर के क्षेत्र में इस बात काफ़ी बातचीत होंगे, काफ़ी समझौता होंगे, तो और सहयोग बढ़ेगा। ये है इस दौरे का। तो इसी बात को आगे अगर लेकर जाए प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो बात एम्बेसडर राजशेखर ने कही, तो क्या ये माना जाए कि 2018 में जो एक कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप की जो बात हुई थी, वो अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में आने जा रही है इस दौरे के साथ में? कैसे देखेंगे इसको? देखिए, पॉलिटिकली एक पॉजिटिव विल है दोनों कंट्रीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करने में, और इसको टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है। लेकिन ये देखिए कि कौन कौन से एरियाज़ भारत और इंडोनेशिया ने आइडेंटिफाई किया है कोऑपरेशन के लिए। तो जो एक सबसे बड़ा एरिया है डिफेंस कोऑपरेशन की जब बात आती है, जहाँ तक इंडोनेशिया और बाकी लगभग 16 देश दुनिया के जो ब्रह्मोस हम मिसाइल कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से, उसको वो अट्रैक्ट करते हैं और इंडोनेशिया भी उसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन डिफेंस में भी 3 एरियाज़ खासकर दोनों कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि एक तो ज्वाइंट कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं कि कैसे डिफेंस में एक जो ज्वाइंट कैपेसिटी डेवलपमेंट के माध्यम से डिफेंस को आप मजबूत कर सकते हैं। दूसरा कि कैसे को प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे ब्रह्मोस का ज्वाइंट वेंचर है, उसी तरीके से बाकी क्षेत्रों में किस तरह से इंडोनेशिया एंड भारत को प्रोडक्शन कर सकते हैं। और तीसरा कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये एक डिफेंस के सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ दोनों देश बढ़ रहे हैं। दूसरा जो एरियाज आइडेंटिफाई किया है वो है कि जो इमर्जिंग एरियाज हैं जिसमें भारत बहुत मजबूत है और उसको इंडोनेशिया के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जो भारत बाकी देशों के साथ भी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर भी इसको मेडिकल डिवाइसेस हैं, और मेडिकल में डिवाइसेस के साथ साथ एक और पक्ष आता है जो मैं कह रहा था, चौथा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एस्पेक्ट है कैपेसिटी बिल्डअप। तो उसमें जो ट्रेंड स्किल्ड वर्कफोर्स है भारत की, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो या पैरामेडिकल और दूसरे जो सेक्टर्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में डिमांड है। सिंगापुर है, ब्रुनई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज़ में। तो ये भी एक कैपेसिटी बिल्डअप में दोनों देशों के साथ में आगे बढ़ने की बात है। और यहीं पर जो जुड़ता है, क्योंकि अब हम AI के एज में डिजिटल डिवाइड की बात हुई, G20 समिट में जब हम बात आए, नॉलेज डिवाइड की बात हुई, तो यहाँ पर जो डिजिटल सर्विसेज को बढ़ाने की, खासकर जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, चाहे पाम ऑयल का करते हैं, कोल का करते हैं या बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करते हैं, तो उसको डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से, हम डिजिटल सर्विसेज के माध्यम से उसको हम कितना स्मूथ कर सकते हैं, कैसे हम सिंगल विंडो सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। जो चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ पर भी जाते हैं या उनका अपना एक टारगेट है कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल एनर्जी से जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ, यानी ग्रीन और क्लीन एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे इसका जीता जागता उदाहरण है। उसी के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है, तो यहाँ पर इंडोनेशिया बहुत महत्वपूर्ण पक्ष बनता है जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। और वहीं पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके क्रिटिकल मिनरल्स में, खासकर जो मैं निकल की बात कर रहा हूँ, उसको अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो ये बेसिकली जो बैटरी संचालित जो व्हीकल्स
हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होगा। और पूरा जो इकोसिस्टम है जिसको हम जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इन पक्षों से बहुत कॉन्शियस हैं, भारत बहुत कॉन्शियस है इस बात के लिए, और इसीलिए G20 चाहे वो इंडोनेशिया में हुआ हो, उसके बाद भारत में हुआ हो, दोनों ही देश ग्लोबल साउथ की वॉइस को मजबूत करने में आगे बढ़ रहे थे। और वहां पर कहा था कि क्लाइमेट जस्टिस की बात की जाए, क्लाइमेट फंड बनाया जाए ताकि ग्लोबल साउथ पे जो बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि आप तो डेवलप हो चुके हैं, बाकी ग्लोबल साउथ को डेवलप करने तो आप क्लाइमेट जस्टिस फंड बनाइए और उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। तो दोनों देशों के बीच ये स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ दोनों देशों को आगे ले जाएंगे। और जो चौथा सेक्टर देखो, दोनों एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और उसमें अगर हम जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, न्यूजीलैंड के साथ हमने अभी एग्रीमेंट किया, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर का, लेकिन इंडोनेशिया के साथ भी जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है उसको हम मजबूती के साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो दोनों देश एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे और जो आज के दिन 25 से 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा लॉस्ट लिंक था, मैं तो कह रहा हूँ हिस्टोरिकली अगर सिविलाइजेशनली देखते हैं, मैं जब आप बाली जाएंगे, आप बाकी जोगे जकार्ता जाएंगे, आप देखिए कि बहुत सारे लोगों के घरों के मंदिर के घरों के सामने गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, आप गेट पे मुख्य द्वार पे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। तो जो ये ऐतिहासिक जो प्राचीन काल से हमारा एक लिंक रहा है, चाहे वो कॉमर्शियल संदर्भ में रहा हो या आप कल्चरल संदर्भ में रहा हो, वो मुझे लगता है कि दोबारा से रिवाइव होगा और दोनों देशों के जो अपने सांस्कृतिक जुड़ाव हैं वो मजबूत होंगे। और उससे क्या होगा कि जो इमर्जिंग जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं, जिसको साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में जिसकी दखल बढ़ती जा रही है और दबाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो, डिपेंडेंसीज की वजह से हो, या उनकी जो मोनोपोली क्रिटिकल मिनरल्स पे क्रिएट हो गई है, उसको हम एलिमिनेट करने में हम बहुत कुछ सक्सेसफुल होगा। तो जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा है और जिस गर्मजोशी के साथ में वहाँ के राष्ट्रपति उनको रिसीव करने आए और भारत ने इस बिगिनिंग की, जब उनको 76 रिपब्लिक डे में उनको गेस्ट के रूप में बुलाया। और आपने जिस गर्मजोशी की बात की, दरअसल गर्मजोशी और उत्साह जो है वो वहाँ भारतीयों में भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के इंडोनेशिया में जो भारतीय समुदाय है बहुत उत्साहित है, बहुत आनंदित है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है वो दृश्य। बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमारे देश को एक रिप्रेजेंट का मतलब बहुत बड़ा नाम किया है हमारे देश के लिए, तो हम तहे दिल से हम स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी का जोर शोर से स्वागत करने के लिए सब हमारे सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं। मोदी जी बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। उनकी एक एक जो डिसीजन वो लेते हैं जो हमारे देश के लिए, ना सिर्फ देश के लिए, हम बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए भी एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। हमारी एक पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कम्युनिटी में। हमारी जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पराए देश में रहते हुए भी भारत को आगे इकोनॉमिकली सुपर पावर बनते हुए देखते हुए हम बहुत गर्वित महसूस करते हैं। India is now here. India rules the world. India is great. Modi ji is great. We love you. इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो हम लोग बहुत क्लोजनेस हमेशा से थे, मोदी जी के आने के बाद जो इतना क्लोजनेस बढ़ रहा है, बढ़ गई इंडियंस की उसकी वजह से, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू वेलकम हिम हियर। तो वहाँ मौजूद जो प्रवासी भारतीय हैं वो बेहद ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है भारत और दुनिया के तमाम देशों में जहाँ मौजूद ये भारतवासी हैं, हमारे साथ राजशेखर जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी प्रधानमंत्री किसी भी विदेशी ज़मीन पे जाते हैं तो वहाँ मौजूद जो भारतीय हैं, जो भारतीय प्रवासी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। ये जो कनेक्ट है एक जो दोबारा स्थापित हुआ दुनिया के कोने कोने में मौजूद प्रवासी भारतीयों से वापस भारत का, कहीं ना कहीं इसका श्रेय आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहेंगे। और कितनी मजबूत कड़ी ये है प्रवासी भारतीय जो आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं और जहां भी चाहते हैं वहां पर अपना एक छोटा सा भारत जरूर वो बसा लेते हैं। जैसा ये कह सकते हैं कि इनके नेतृत्व में भारतवासी और भरतखंडी जो प्रवास में भारत के बाहर हैं, उनके बीच में जो जुगलबंदी करवाते हैं, बहुत अच्छा तालमेल, और जो विकसित भारत के लिए उनका जो रोल हो सकता है महत्वपूर्ण, उसको उनको समझाते हैं। और जहां भी है
जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको टैप करने के लिए हमारे दूतावासों को और गाइडेंस देने के लिए, इनपुट्स देने के लिए वैल्यूबल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इमोशनल कनेक्ट भी होता है। जैसे तो कुछ डिप्लोमेटिक पॉलिसी में ये कई अंग होते हैं। एक है G2G, जो सरकार और सरकार के बीच में, दोनों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरा होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। और ये तीसरा अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, P2P, जो पीपल टू पीपल है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हजारों सालों का ये रिश्ता है। जैसा पहले बताया गया है कि बाली में बहुत सारे हमारे पारंपरिक कल्चरल कनेक्शंस हैं, सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं। और अभी अभी जो 75 साल के हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जब इंडोनेशिया को जो स्वतंत्रता मिलने वाला था, उस वक्त हमारे बिजू पटनायक साहब जो वहाँ खुद ही एयरक्राफ्ट उड़ा के पायलट बन के उनको बचाया था। तो बहुत ही पर्सनल इमोशनल कनेक्ट है। बॉन्डुंग जब कॉन्फ्रेंस हुआ था, जब कॉलोनी स्वतंत्रता पा रहे थे, उस वक्त जो बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस में भारत और इंडोनेशिया कंधे से कंधे मिलकर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो विजन जो लाया है, नाम की नेतृत्वता किया है। तो आपको कुछ दृश्य एक महत्वपूर्ण दिखाएं एम्बेसडर राजशेखर, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान जैसे ही इंडोनेशिया की वायु सीमा में पहुंचा, इंडोनेशिया के जेट विमानों ने विशेष सम्मान दिखाते हुए प्रधानमंत्री की अगवानी की। तो ये प्रधानमंत्री को एक विशेष सम्मान दिखाया गया और जिस तरह से एस्कॉर्ट किया जाता है, आप अगर देखते होंगे कारों के काफिले के साथ में, उसी तरह से प्रधानमंत्री के विमान को भी एस्कॉर्ट किया गया और ये एक विशेष सम्मान दिखाने का एक तरीका है। ये विशेष दृश्य आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया गया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, दूसरे देशों के दौरे में भी इस तरह से किया गया है। ये एक नया चलन अगर मैं कहूँ तो ये सामने आया है, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण भी है और देखने में भी बहुत अच्छा और बड़ा लुभावना दृश्य ये लगता है। बिल्कुल साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है और जो हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो हमारी साझा सभ्यतागत विरासत है, समुद्री संपर्क और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित हैं, जो अटूट विश्वास है, जो साझेदारी है परस्पर, उसी की एक झलक यहाँ पर साफ तौर पर दिखती है। और साथ ही जो भारत की जो बढ़ती वैश्विक साख है, जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका भी प्रमाण ये देती है। बिल्कुल। और ये आज का रिश्ता हमारा इंडोनेशिया के साथ में नहीं है, हजारों वर्ष पुराने, कम से कम 2000 वर्ष पुराने रिश्ते अतीत में कहा जाता है। तो ये कहा जाए कि ये जो रिश्ते हैं हमारे समुद्र की अतल गहराइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक हैं, तो गलत नहीं कहा जाएगा। और कहा जाता है कि समुद्र सीमाएं नहीं बनाता, वो सभ्यताओं को जोड़ता है। और कभी नहीं समुद्री मार्गों पर भारत की संस्कृति, व्यापार और विचार इंडोनेशिया पहुंचे थे और आज उन्हीं जलमार्गों पर रणनीतिक साझेदारी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है, ये केवल एक राजकीय दौरा नहीं बल्कि इतिहास, भू राजनीति, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और सांस्कृतिक विरासत का संगम है। और जिस तरह से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं फ्लाई स्कॉट जो दिया गया है जहाज़ों के माध्यम से, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर जिस तरह से राष्ट्रपति सुबियांतो स्वयं पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर जब इतनी शानदार शुरुआत हुई है तो ये दौरा निश्चित तौर पर ऐतिहासिक महत्व जो हम कह रहे हैं, तो इतिहास ज़रूर रचेगा। जो जिस तरह से जो कहा जाता है कि एक जो प्लान्ड जो चीज़ें हैं वो निश्चित तौर पर धरातल पर उतरेंगी और जितना जिस दोस्ती की, जिस साझेदारी की परिकल्पना की जा रही है, वो निश्चित तौर पर धरातल पर उतर सकेगी। बिल्कुल। और हम देख सकते हैं कि जो मौजूदा वैश्विक परिस्थिति है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता है, उसको भी एक सशक्त रूप से सामने रखती भी नजर आएगी। और जो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, आज यही ऐतिहासिक रिश्ते व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुके हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडोनेशिया की सामरिक स्थिति की बात करें, विशेष रूप से अगर मलक्का स्ट्रेट के निकट उसकी मौजूदगी,
भारत के समुद्री हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर यह यात्रा केवल राजनयिक कैलेंडर का एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उस विश्वास की पुनर्पुष्टि है जो सदियों से भारत और इंडोनेशिया को एक साथ जोड़ती हैं। कभी उन समुद्र पर वो जलयान जो है वो गए थे, व्यापार और मित्रता की एक नई इबारत लिखी थी, और आज वही समुद्र दोनों देशों को जोड़ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम भारत इंडोनेशिया साझेदारी का स्वर्णिम अध्याय। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद इंडोनेशिया की यात्रा पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने आपको वहां के दृश्य भी दिखाए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण भी हैं और जिसको कहना चाहिए लुभावने भी हैं, क्योंकि वो दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से विमानों ने एक तरह से प्रधानमंत्री को सम्मान दिया जब उनका प्लेन वहाँ पर पहुँचा, तो उसको फ्लाई पास्ट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये कहेंगे कि जो जिस तरह से जब कोई कार की फ्लीट्स पहुंचती हैं तो इंडोनेशिया वायुसेना के विमानों ने उनकी अगवानी की, जो जज्बा होता है वो दिखाया गया। और निश्चित तौर पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इस प्रोफेसर संजय भारद्वाज, हम इतिहास की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, कैसे इनको एक तो जोड़ेंगे और क्या इंडोनेशिया और भारत के बीच में आप इस तरह की समानताएं देखते हैं? बार बार मित्रता की बात कर रहे हैं, हम साझेदारी की बात कर रहे हैं, इतिहास से लेकर वर्तमान तक क्या दोनों देशों को जोड़ता है, कैसे इसको देखेंगे? देखिए, अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो दोनों ही देश सिविलाइजेशनल स्टेट है, सिविलाइजेशनल सभ्यता का एक जुड़ाव है, एक सांस्कृतिक जुड़ाव है। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखने की कोशिश करते हैं, देखो दोनों देश ही लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों ही देशों में इंक्लूसिविटी के बहुत अनोखे उदाहरण हैं, जहाँ पर बुद्धिज़्म भी है, इस्लाम भी है और पूरा सनातन धर्म संस्कृति मौजूद है। वही चीज़ भारत में भी है, वही चीज़ इंडोनेशिया में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और डेमोक्रेटिक माध्यम से इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जब हमने इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में शुरुआत की, तब से हमारी बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही। चाहे नाम के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इंडोनेशिया और भारत ने साथ साथ कदम बढ़ाए और आज तक हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। अब आप ये देखिए कि जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं, जो उनमें इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी हमारी लगभग भागीदारी साझेदारी एक है। यूएन में निश्चित रूप से, लेकिन G20 में दोनों देश G20 के मेंबर हैं। पहले G20 का जो सम्मेलन होस्ट हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है और शांति डायलॉग के माध्यम से ही हो सकती है। और वसुधैव कुटुंबकम की भी उन्होंने G20 सम्मेलन जो इंडोनेशिया में वहाँ वो बात कही। उसी को अगला जब इंडिया ने होस्ट किया तो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हमने पूरा G20 सम्मेलन को होस्ट किया। आज जब ब्रिक्स की बात करते हैं और इन देशों के बीच में कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो भारत भी एक मुखर रूप से इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए उनकी दावेदारी करते थे। अब अगला सम्मेलन जो भारत में होगा ब्रिक्स का, उसमें इंडोनेशिया भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आप मोटे तौर पे अगर विचारधारात्मक दृष्टि से देखते हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के संदर्भ में देखते हो, तो दोनों देशों में बहुत कुछ हद तक समानताएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और आप देखिए कि कल्चरली जो मैंने कहा सांस्कृतिक रूप से, चाहे वो सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो या बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो या बाकी हो, आज भी जो टैगोर देवांतारा ईयर मनाया जा रहा है 2026-27 में, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो 100वीं वर्षगांठ है, जो बर्थ दिवस है, उस पर इंडोनेशिया में भी उतने ही जोर शोर से आयोजन किए जाएंगे जितने कि भारत में किए जाएंगे। तो यानी दोनों देश मिल के 2026-27 में वर्षगांठ मना रहे, यानी कि जो कल्चरल
कनेक्टिविटी है, जो सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है दोनों देशों में, वो भी बहुत मुखर रूप से स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो आप ये विचार हैं, ये जो विचारधाराएं हैं, ये इंडोनेशिया और भारत को नज़दीक लाते हैं। और जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एक क्रिएट हो गया है, जो सिर्फ अपने कॉमर्स और ट्रेड और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भारत और इंडोनेशिया को देखने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है दोनों देशों की जनता और दोनों देशों के राजनीतिक लीडरशिप में ये एक जागरूकता आई है कि जो एक्स्ट्रा रीजनल मेटलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट हो गया, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या आप ये कहिए कि जो सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, उससे हटके हम अपनी जो जड़ें हैं, जो विरासत हैं, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई जो विरासत है, उसको रिवाइव करके हमको दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज डेवलप करना चाहिए, ताकि दोनों सभ्यताएं साथ साथ विकास करें और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को हम आगे बढ़ा सकें। और इसी में ही आप देखिए कि जो जितनी भी नीतियां इमर्ज हुई, हम पार्ट बने, इंडो पैसिफिक के पार्ट बने, सागर पॉलिसी आई, महासागर पॉलिसी आई, तो ये सब ब्रिज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो एक और महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पक्ष है, क्योंकि मैं अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ, उसमें बेबे मंदाम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से न्यू नॉर्मल्स की बात की, तो मलक्का स्ट्रेट है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। वो कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को। तो वहाँ पर जो भारत की इसलिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ मजबूत है क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार एक तरीके से अंडमान आर्क ऑफ कनेक्टिविटी कॉरिडोर क्रिएट करता है। तो अंडमान निकोबार कुछ देशों के लिए एक मलक्का डायलेमा क्रिएट करता है, खासकर जो चाइनीज इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वो लगभग चाइना का 80 से 85% जो एनर्जी ट्रेड है मलक्का के माध्यम से जाता है। जहाँ अगर भारत और इंडोनेशिया के बीच में, क्योंकि इंडोनेशिया लगा हुआ है मलक्का स्ट्रेट से, दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, तो कोई भी देश, चाहे कोई भी इमर्जिंग आक्रांता देश है जो एक्सपेंशनिस्ट हो रहा है, जो साउथ चाइना सी में बढ़ता जा रहा है, उनको भी ये दोनों देश मिलकर उसको कंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और एक अपना जो फ्री नेविगेशनल राइट्स हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, उस आइडिया को, उस विचार को भी हम मजबूती के साथ विश्व पटल पर रख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है स्ट्रेटेजिक दृष्टि से। बिल्कुल, और हमने देखा कि किस तरह से शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष स्तर पर लगातार दोनों देशों के बीच संवाद होते रहे, संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए। राजशेखर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, कैसे हम देखते हैं कि 2025 लगातार, अगर हम सिलसिलेवार बात करें, पॉलिसी प्लानिंग वार्ता का आयोजन हुआ, भारत इंडोनेशिया के थिंक टैंक के बीच सहयोग का समझौता हुआ है, तो वहीं विदेश मंत्रियों के स्तर पर भी द्विपक्षीय समीक्षा हुई है। किस तरह से देखते हैं आज जब भारत इंडोनेशिया कौंसलर संवाद, आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह यहाँ पर बन रहा है, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एससीबी, एनसीबी और बीएनएन की बैठक हो रही है, यानी कि तमाम क्षेत्रों में हम भारत और इंडोनेशिया का ज्यादा सहयोग देख रहे हैं, और खासतौर पर उन क्षेत्रों में और उन चुनौतियों से निपटने में हम साझा तौर पर आ रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं। जब हम समुद्री सुरक्षा की बात करें, आतंकवाद की बात करें, उसमें मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी चुनौतियां बनी हुई हैं, और दोनों देश साथ आकर एक बेहतर समन्वय और एक संस्थागत तंत्र स्थापित कर आगे बढ़ रहे हैं। जी, जो आतंकवाद, ये हमारे भारत के विदेश नीति में बहुत ही मुख्य अंग है। तो हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसमें जरूर हमारे प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया के साथ ये कॉन्वर्सेशन में जरूर बात करेंगे। और ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के एजेंडा में, इससे मैरीटाइम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग से हम ये सब कर सकते हैं कि टेररिज्म को भी, ड्रग ट्रैफिकिंग और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग, ये सबको रोकने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और पहले ये बात चल रही थी कि ये भरोसे की बात, भरोसा भारत और इंडोनेशिया के बीच में सदियों की। बिल्कुल, यहाँ पे राजशेखर जी आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर एक कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है, और भारतीय प्रवासियों के लिए एक बेहद अत्यंत गौरवपूर्ण ये क्षण रहा, और उनके होटल पहुंचते ही माहौल देशभक्ति के नारों और गर्मजोशी से भर गया। बिल्कुल,
तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन भी किया गया। रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया। इसे गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। रामायण एक वायांकुलित प्रस्तुति इंडोनेशिया के सांस्कृतिक नजरिए से अगर हम देखें तो भारतीय पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित कर रही है और ये शैडो पपेट्री ये कला का यहाँ प्रदर्शन किया गया। रामायण तो शैडोज ऑफ द एपिक रामायण की उस कालजयी भव्यता को जीवंत करती है जो दुनिया की सबसे गहरी साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासतों में से एक है। वायांकुलित यानी कि छाया कठपुतली कला ये बहुत ही बारीक कला है और इसके माध्यम से ये प्रस्तुति प्राचीन ज्ञान और समकालीन कलात्मक अभिव्यक्ति के बीच एक सेतु का काम करती हुई नजर आती है। ये इंडोनेशिया के अनूठे सांस्कृतिक नजरिए से
भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराई को प्रदर्शित करती है। हम देख सकते हैं कैसे इंडोनेशियन कलाकार रामायण की उस भव्यता को, उस कालजयी भव्यता को एक बार फिर जीवंत कर रहे हैं। ये प्रस्तुति पारंपरिक जावानीज कठपुतली कला के पवित्र सार को बनाए रखती है और साथ ही एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य और एक विजुअल आर्ट के रूप में प्रस्तुत एक अनुभव प्रदान करती है। गैमलिन, जो कि इंडोनेशियाई पारंपरिक संगीत का हृदय है, उसकी लयबद्ध गूंज दालांग की भावपूर्ण कहानी कहने की शैली के साथ मिलकर श्रद्धा और विस्मय का एक गहरा माहौल बनाती है। दालांग यानी कि कठपुतली कलाकार, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रस्तुति वायांग कुलित की पारंपरिक तकनीकों पर आधारित है, जिसमें हाथ से बनी कठपुतलियों और छाया के खेल के माध्यम से राम और सीता की महाकाव्य की यात्रा को सुनाया जा रहा है। ये प्रस्तुति एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें एक मास्टर दालांग यानी कि कठपुतली कलाकार, एक सिडेन गायिका और एक कुशल गैमलिन ऑर्केस्ट्रा शामिल है। और ये सभी रामायण के भावनात्मक परिवेश को उभारने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और पूरी तरह से हम देख सकते हैं कैसे एक तालमेल बिठाया गया है संगीत का। इस तो इंडोनेशिया की छात्रों के द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुति भी की गई। इसके अलावा साथ ही बिहार धर्म रत्न समूह के बौद्ध युवा नर्तकों ने त्रिरत्न को नमन करती एक नृत्य प्रस्तुति दी।
मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। तो प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से उनका उत्साह वर्धन किया और मोदी मोदी के नारे से पूरा होटल परिसर जो था वो गूंज उठा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में किस तरह से भारतीय समुदाय उमड़ा है, ये दृश्य बताने के लिए काफ़ी हैं। किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, बच्चे, बूढ़े सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से होटल पहुँचते ही प्रधानमंत्री के सामने जो मोदी के जयकारे लगाए गए, वो निश्चित तौर पर जो उत्साह है भारतीयों का वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। पूरा माहौल गर्मजोशी से भरा हुआ है और इसके साथ ही होटल के बाहर